हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोहर पर स्वागत है। दोस्तों, नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम अब आ चुका है। केवल 1 महीने का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों, आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि यूं ज़मीन पर बैठ क्यों आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल परिंदे, ये ज़माना सिर्फ तेरी उड़ान देखता है। तो आप भी अच्छे से अब पूरी रणनीति के साथ में, एक हिम्मत के साथ में तैयारी कीजिए, ताकि आने वाली 3 मई से जो स्टार्ट होने वाले नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के अंतर्गत आप भी अपना परचम लहराए। और जेआरएफ, मेरा मानना है कि नेट के साथ साथ आप जेआरएफ भी उत्तीर्ण करें, ताकि आपको 35,000 से 40,000 रुपये पर महीने मिले और डॉक्टर की उपाधि भी आपको मिले। तो दोस्तों, अब हम सीधा चलते हैं कि किस प्रकार से लास्ट 1 मंथ के अंतर्गत आपको रणनीति अपनानी है और क्या पढ़ना है, कैसे करना है, पूरी एक एक चीज़ को हम देखते जाएंगे। इस वीडियो को आप स्किप किए बिना पूरा देखिए, ताकि आपका 1 महीना एक सटीक रणनीति के साथ में चलता रहे, ताकि आप श्योर सिलेक्शन ले सकें। चलिए दोस्तों, अब हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस एग्ज़ाम के अंतर्गत पहला पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरा मानना यह है कि फर्स्ट पेपर के आधार पर ही जेआरएफ क्वालिफाई किया जा सकता है। इसके अंतर्गत आपको 30+ नंबर लाने ही होंगे। और हमारे चैनल का जो उद्देश्य है, ग्रामीण और आर्थिक निम्न पृष्ठभूमि छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना। तो हमारे जितने भी हम ग्रामीण परिवेश के छात्र आते हैं, तो उनमें फर्स्ट पेपर में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आप ज़रूर एक तरह से इसमें क्या रणनीति हो सटीक, वो देखते, उसके बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे और उसके बाद में टाइम टेबल देखेंगे और कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा, कि ताकि आप एक तरह से एग्ज़ाम में अच्छा कर पाए। तो दोस्तों, फर्स्ट पेपर के अंतर्गत एक तरह से 10 चैप्टर या टॉपिक कह सकते हैं वो होते हैं, और हर सेक्शन से 5 क्वेश्चन आते हैं, और आपको एक तरह से 30+ का टारगेट आपको रखना ही है। अब हम इसमें जो सबसे पहला आता है, उसका नाम है शिक्षण अभिरुचि। क्या नाम है? शिक्षण अभिरुचि। इसके अंतर्गत कैसे टीचिंग होती है उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें अगर आपने बुक पढ़ी है तो बहुत बेहतरीन बात है। अगर कुछ आप यूट्यूब वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हैं, सीधा आप सर्च कीजिए, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, तो आप सीधे 2-3 वीडियो आएंगे, उनको आप देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि शिक्षण क्या होता है, उसमें किस प्रकार से विद्यार्थी की, शिक्षार्थी की विशेषताएं होनी चाहिए, और शिक्षक का क्या क्या विशेषता होना चाहिए, वो किस प्रकार से अपने प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। इसमें आसानी से आप 3 क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो ये आपको टारगेट रखना है इस सेक्शन से। अब हम अगले सेक्शन की बात करें तो ये आता है शोध का, क्योंकि ये उच्च शिक्षा का ही तो एग्जाम है। इसमें क्या होता है, या तो आप जेआरएफ निकलती है तो उसके थ्रू आप पीएचडी कर सकते हो सरकारी खर्चे पर, और नेट निकलती है आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य हो जाते हो। तो दोस्तों, शोध क्या होता है, उसकी क्या क्या पद्धतियाँ होती हैं, शोध प्रबंधन क्या होता है, शोध पद्धतियाँ हो गई, ठीक है। आईसीटी का किस प्रकार से उपयोग करते हुए आप शोध को एक तरह से सुरक्षित कर सकते हो, शोध नैतिकता क्या होती है। और दोस्तों, शोध में आईसीटी कैसे है, तो ये जैसे शोध गंगा अभी पोर्टल बनाया है, जिसमें सारी पीएचडी को ऑनलाइन किया जाता है। तो आप जरूर इस टॉपिक को आप जरूर नेट पे सर्च करें, ताकि एक क्वेश्चन आपका सीधा सही हो सके। केवल 1 पेज में आपका मटेरियल होगा, इसको आपको ऐसे करना है। उसके बाद में ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। ये चैप्टर है बोध, यानी पद्यांश, जो आपका 10वीं 12वीं में आता था, वही सेम पद्यांश है हिंदी में आएगा। उसमें 5 क्वेश्चन नीचे दिए होंगे, और आपको 5 सोल्व करके आप 5 में से 5 नंबर यहाँ से आप सीधे ला सकते हो। इसको आप बिना स्किप किए, इसको आपको बहुत ही बेहतरीन रूप से करना ही होगा। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए और सबके लिए आप बहुत बेहतरीन 5 में 5 क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन आप ध्यान रखें, ये पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसमें बहुत लंबा चौड़ा पैसेज आ सकता है। हो सकता है कि 2 पेज में हो, तो आपको आगे पीछे करने में दिक्कत आ सकती है। तो उसमें आप माइंड सेट बना के चलिए कि आप इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से हल करना है। तो ये तो हो गया पद्यांश की बात हो गई। अब आएगा संप्रेषण की बात करें तो दोस्तों, किसी व्यक्ति का यही व्यक्तित्व होता है कि वो संप्रेषण कैसा करता है। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, इसी प्रकार से टीचर बच्चों से बातें करता है और बच्चे टीचर से बात करते हैं। उसमें क्या क्या संप्रेषण होनी चाहिए, ठीक है। उसका एक प्रभावी संप्रेषण कैसे किया जा सकता है। जन मीडिया और समाज, वो किस प्रकार से संप्रेषण करता है। तो जन मीडिया और समाज, ये थोड़ा करंट से जुड़ जाता है, कि जैसे कुछ भी, जैसे युवा वाणी, परीक्षा वाणी क्या होता है, रेडियो कौन सा चलता है, कैसे कुछ सिस्टम है, उसको आप थोड़ा नेट पे सर्च कीजिए। इसमें कोई बुक वगैरह थी कि बाकी इसमें नेट का आप सहारा लेके इसको टॉपिक को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से आप मेरा मानना है कि 3 से 4 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। उसके बाद में हम गणितीय तर्क और अभिवर्ती की बात करें तो दोस्तों, ये थोड़ा टफ है। अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से है तो थोड़ा टफ है। मैं थोड़ा साइंस बैकग्राउंड से था, तो थोड़ा ठीक था हमारे लिए। तो लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हो कि जो पिछले पेपर आ रखे हैं ना, उनको आप अच्छे से सोल्व कीजिए
समझिए 5 साल में। इसमें क्या होगा, जो नंबर चेंज हो सकते हैं, बाकी इसमें मेथड चेंज नहीं हो सकता। इसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, इसमें आप एक तरह से 4 से 5 क्वेश्चन 5 में से सही कर सकते हो आसानी से। तो आप एक तरह से पुराने पेपर को अच्छे से कीजिए, और आपको किसी टॉपिक में अगर जैसे आप माना कि आपने एक तरह से ये रिलेशन वाला पढ़ रहे हो, जैसे जो आता नहीं है वो कि वो उसका दादा का पोता है न उसकी माँ की बेटी है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि उसका क्या रिलेशन होगा। तो ऐसा कुछ भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आया, सीधा यूट्यूब पे सर्च कीजिए और उसके एक आधा वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आसानी से आप यहाँ से 5 क्वेश्चन आप या 4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। उसके बाद में युक्ति युक्त तर्क यानी लॉजिकल रीजनिंग आती है। तो इसमें भी आप सेम मेथड अपनाते हुए वेन आरेख क्या होता है, प्रमाण, अनुमान, कारण, प्रभाव, इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इनको भी आप पुराने पेपरों की सहायता से, और अगर आपने जो बुक वगैरह पढ़ रखी है तो उनको आप थोड़ा सा देख लीजिए। अब टाइम नहीं है कि नई नई पुस्तकें आप लेकर आओ, तो इसमें भी आप 3 से 4 या 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप आसानी से हल कर लोगे। अब आते हैं एक फिर क्वेश्चन आया जिसमें आप आसानी से ये है आंकड़ों की व्याख्या। इसमें एक श्रेणी आएगी जिसके अंतर्गत एक तरह से 5 क्वेश्चन आएंगे। इसमें या तो औसत होगा या प्रतिशत होगा, 2 ही चीज़ें लगभग आती है। इसमें चार्ट बनाया होता है या टेबल बनाई होती है, ऐसे ऐसे करके जैसे कुछ भी दे दिया कि सचिन तेंदुलकर ने 2008 में इतने बनाए, 9 में इतने, 10 में इतने, 11 में इतने, 15 में इतने रन बनाए। अब इसमें आपको एक एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि 2008 से 2009 की तुलना में कितने परसेंटेज रन ज़्यादा बनाए या उनका औसत क्या था। इस प्रकार से वो मतलब क्या एक तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको औसत बहुत अच्छी आनी चाहिए और परसेंटेज, ये 2 पर्सनाली अच्छी आनी चाहिए। इसको आप वीडियो देख सकते हो या जो आपने पढ़ रखी है तो बेहतरीन ही है। इसमें आप 5 में 5 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। पुराने पेपर इनमें बिल्कुल आप हेल्प ले सकते हो, और कोई भी दिक्कत आती है तो आसानी से आप आजकल गूगल अंकल की सहायता से या फिर यूट्यूब की सहायता से इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद में हम बात करें ICT यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसका सीधा कहे तो कंप्यूटर। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी थोड़े से टफ होते हैं, और इसमें एक क्वेश्चन आएगा जो आएगा वो आएगा सामान्य संक्षिप्तियाँ। जैसे आ गया WW का फुल फॉर्म क्या है, CD का फुल फॉर्म क्या है, DVD का फुल फॉर्म क्या है। इस प्रकार से जितने भी कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजिकल शब्द है उनको आप नेट पे सर्च कीजिए, और अपने पेज में एक पेज का मटेरियल बनेगा वो आप लिख लीजिए ताकि एक क्वेश्चन आपका सीधा सही हो जाए। उसके बाद में इंटरनेट, ईमेल, ये क्या क्या चीज़ है, इस पर एक क्वेश्चन आपका सीधा सही हो जाएगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपका, 2 क्वेश्चन यहाँ से सीधे सही हो सकते हैं अगर आप थोड़ी मेहनत कर लोगे। हायर एजुकेशन के अंतर्गत डिजिटल कौन कौन से प्रोग्राम चलते हैं, तो नरेंद्र मोदी सरकार या यूनियन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट है उसके आप सीधा नेट पे सर्च कीजिए, सीधा लिखिए कि 5 साल में कौन कौन सी नरेंद्र मोदी सरकार की डिजिटल स्कीम्स आई है। जैसे स्वयं था, ठीक है, स्वयं प्रभा था, ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी थी, ये सारी स्कीम्स है, ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं और ये फिर रिपीट होंगे। तो इसमें आप आसानी से 2 क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे। ICT और सुशासन गवर्नेंस में और कौन कौन सी स्कीम्स है, इसको आप अच्छे से करके आप 5 में 5 क्वेश्चन यहाँ से या फिर 4 क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर लोगे। उसके बाद में लोक विकास और पर्यावरण। तो दोस्तों ये चैप्टर भी बहुत अच्छा चैप्टर है, और अगर आपने किसी अदर एग्जाम की आपने तैयारी कभी की है और पर्यावरण अगर थोड़ा ढंग से पढ़ा है तो उस बुक को वापस एक बार पढ़ लीजिए। इसमें बहुत इजी सवाल आते हैं, थोड़ा करंट का हालांकि रहता है और आंकड़े भी आते हैं, बट मेरा मानना है कि ये इजी सवाल आते हैं। जैसे मैंने दृष्टि की और इससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी, तो आप भी उसको आसानी से सोल्व करके या उसको पढ़ के उसके तो कुछ क्वेश्चन वगैरह देख के इसमें भी आप 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। देख लीजिए कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के अधिनियम कौन कौन से आए हैं, वैश्विक स्तर पर कौन कौन से पर्यावरणीय कन्वेंशन वगैरह हुए, उनको देख के आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब हम बात करें हायर एजुकेशन की, यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आते हैं उच्च शिक्षा में किस प्रकार से मूल्य शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, नैतिक सुशासन, राजनीति, प्रशासन, संविधान का 1-2 कुछ आर्टिकल आ जाएगा। एजुकेशन से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल है वो आ जाएगा, जैसे 21 का हो गया। उसके बाद DPSP में होता है, मूल कर्तव्य में इसका एक प्रावधान किया गया है। तो मतलब इस टाइप से आपके क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद में ये है कि आज़ादी के बाद में एजुकेशन का किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, वो क्वेश्चन जरूर आता है। और तो इस प्रकार से देख लीजिए कि राधाकृष्ण आयोग है वो कब बना था, ठीक है, कोठारी आयोग कब बना, मुदलियार आयोग कब बना, शिक्षा नीतियाँ जो 3 आई है 1968 में और 1986 में और 2020 में, ये 3 एजुकेशन पॉलिसीज़ वगैरह इनके साल वगैरह देख लीजिए। और प्राचीन में इन्होंने लिखा है कि प्राचीन भारत में शिक्षा, तो प्राचीन भारत में देख लीजिए नालंदा कहाँ है, कि कहाँ नहीं है, विक्रमशिला कहाँ है। तो पिछली बार यही क्वेश्चन आया था कि विक्रमशिला किस नदी के किनारे है, तो सीधा कि गंगा के किनारे, तो आपका सीधा 1 नंबर वहाँ से ज्ञान हो गया था। इसमें आपका सबसे बड़ा है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको पूरे करने ही है। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि फर्स्ट पेपर में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है और यहाँ से आसानी से आप 30+ नंबर लाने हैं ताकि आपकी सीधी JRF निकल जाए। तो दोस्तों ये बात हो गई है फर्स्ट पेपर की। इस प्रकार से अब हम देखेंगे
कि आपको सब्जेक्ट कैसे तैयार करना है और टाइम टेबल क्या होनी चाहिए और पेपर अटेंड करने की क्या टिप्स और ट्रिक्स होनी चाहिए ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर दें। चलिए दोस्तों अब हम लास्ट में सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, सबकी आपकी अलग अलग सब्जेक्ट होगी। मेरी जैसे हिस्ट्री थी, मेरा हिस्ट्री में JRF निकला तो आपका अलग अलग सब्जेक्ट होगा। दोस्तों इसमें ध्यान रखें कि इसमें भी लगभग 10 सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन में 10 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है किस सेक्शन में आप कंफर्ट फील कर रहे हो और कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो सकते हैं, उन पर आपको मोर फोकस करने की आवश्यकता है और बाकी वालों को ठीक ठाक करने की आवश्यकता है। जैसे मेरा था हिस्ट्री में, जैसे एक तरह से 4 सेक्शन होते हैं, लेकिन उसमें जैसे एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो मॉडर्न में एक तरह से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं और पूरे में पूरे सही हो सकते हैं। तो इसमें मैंने 30 में मैंने टारगेट रखा था कि 25 प्लस मुझे सही करने हैं, तो इस पर ज़्यादा मैंने मॉडर्न को बहुत ही अच्छे से किया था। इस तरह से आप भी हिंदी साहित्य में या जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और आपको इसमें पकड़ ज़्यादा है तो उन सेक्शन को बहुत अच्छा करना है और बाकी को ठीक ठाक करना है। तो ये हो गई ऑप्शनल की रणनीति। अब हम दोस्तों सीधा एक तरह से टाइम टेबल की बात करें तो टाइम टेबल में आपको कैसे फॉलो करना है। तो टाइम में आप ध्यान रखें, दिन को 3 भागों में बांट लीजिए। पहले भाग में सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। फर्स्ट में आपको उठते ही आपको फर्स्ट पेपर देखना है एक तरह से, हालांकि ये सबका अलग अलग होता है, लेकिन मेरा मानना है कि फर्स्ट पेपर आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इसी के आधार पर आपका JRF निकल सकता है। तो फर्स्ट पेपर में वही चीज़ें जो एक तरह से 10 सेक्शन हैं उनमें आप ठीक ठाक टाइम दीजिए, मैथ्स रीजनिंग को अच्छे से मिलाइए, एनवायरनमेंट और एजुकेशन बैकग्राउंड को करते हुए आप उसमें पूरे सवाल सही कर सकते हो, कंप्यूटर में सवाल सही कर सकते हो, उनमें ज़्यादा फोकस करें। टीचर एप्टीट्यूड रिसर्च में आपके सवाल थोड़े कम होंगे तो उनमें आप यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हो। तो ये हो गया पहला खंड। उसके बाद आप आराम से नाश्ता वगैरह जो खाना वगैरह खा के सेक्शन में आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है और सब्जेक्ट को आपको जो हमने पीछे बात की उसके अकॉर्डिंग आपको अब जो लास्ट महीना है तो आपको उन पर ज़्यादा फोकस करना, टॉपिक ज़्यादा जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि JRF में ये समस्या ये कि सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल पेपर आता है, तो आपको इस पर पकड़ बनानी होगी। लास्ट में आप शाम में इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपको NTA की साइट से मिल सकते हैं, पुराने पेपरों से आप कर सकते हो, आप किसी टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में वहाँ भी हेल्प ले सकते हो। तो दोस्तों ये बात हो गई। इस तरह से आपने 3 भागों में दिन को बांटा है, इसको आप लास्ट तक चलाए रखें, आपका एक तरह से हो जाएगा। अब हम कुछ ट्रिप्स और कुछ अंतिम टिप्स मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले तो इसमें आपको एक तो फर्स्ट पेपर पे बहुत ज़्यादा जोर देना ही है, वो आपको देखना ही है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको पूरे में पूरे सवाल अटेंड करने हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पेपर को थोड़ा ढंग से एनालिसिस करें। पिछला पेपर तो कम से कम एटलीस्ट देखें कि किस प्रकार के उनके ऑप्शन सेट होते हैं और आप कैसे एलिमिनेशन करते हुए सवालों को हल कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो ऐसे वीडियो मैं बनाऊँ कि किस प्रकार से पेपर को हल किया जाता है तो मुझे बताना, मैं बना दूँगा। तो ये बात हो गई टिप्स की और इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए। अंतिम रूप से यही है कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दें, अच्छे से प्रिपरेशन करें ताकि आपका सिलेक्शन हो सकता है। अंतिम रूप से ये कहना चाहूँगा, यूँ ज़मीन पर बैठ क्यों आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल परिंदे, ये ज़माना सिर्फ तेरी उड़ान देखता है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी को आने वाले 3 मई को जो 1 महीने पश्चात आपका एग्ज़ाम होने वाला है नेट JRF का, उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को अपने हर एक साथी को भेजिए जो नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार।